स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव और जंगल फोटोग्राफी के लिए 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से भारतीय महिला फोटोग्राफर को दिया गया है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन बी राधिका रामास्वामी, ऑप्शन सी लतिका नाथ, ऑप्शन डी अस्विका कपूर। देखिए, वन्य जीव और जंगल की फोटोग्राफी के लिए दुनिया की श्रेष्ठ फोटोग्राफर घोषित की गई है भारत की ऐश्वर्या श्रीधर। 23 साल की ऐश्वर्या को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय लड़की है। 11 साल की उम्र में फोटोग्राफी शुरू करने वाली ऐश्वर्या को सेंचुरी एशिया यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड और इंटरनेशनल कैमरा फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। नवी मुंबई में रहने वाली ऐश्वर्या वन्य जीव पर वृत्त चित्र निर्माता भी है। 2020 की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लाइट्स ऑफ पेशेंस शीर्षक वाले उनके फोटो को 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में पहले नंबर पर चुना गया है। ऐश्वर्या ने बिहेवियर इन वर्टिब्रेट श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर। ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला है जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन स्थित वार्के फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स के अनुसार सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों के सर्वेक्षण में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन डी 8वां। देखिए, जब देश के शिक्षकों के मूल्यांकन की बात आती है तो भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में आता है। यह बात 35 देशों के वैश्विक सर्वेक्षण के आधारित रिपोर्ट में बात सामने आई है। ब्रिटेन स्थित वार्के फाउंडेशन द्वारा पिछले हफ्ते जारी रिपोर्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स में पाया गया है कि जब देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित, अचेतन व स्वचालित विचारों की बात आती है तो भारत का स्थान 6ठा है। अंतर्निहित शिक्षक स्थिति विश्लेषण में शिक्षकों को लेकर प्रतिभागियों के स्वतः धारणा पर देशों का क्रम तय किया जाता है। तब जब उनसे कहा गया कि वो तेजी से बताए कि शिक्षक विश्वसनीय है या अविश्वसनीय। प्रेरणा देने वाला यह बात है कि ध्यान रखने वाला है या नहीं, मेधावी है या नहीं। इस बात पर भारतीय शिक्षकों से आगे चीन, घाना, सिंगापुर, कनाडा और मलेशिया के भी शिक्षक हैं। वार्के फाउंडेशन और ग्लोबल टीचर्स प्राइज के संस्थापक सनी वार्के ने कहा कि ये रिपोर्ट साबित करती है कि शिक्षकों का सम्मान न सिर्फ महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व है, यह देश के शैक्षणिक नतीजों के लिए अनिवार्य है। ग्लोबल टीचर्स स्टेट्स इंडेक्स 2018 से एकत्र आंकड़ों के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट में शिक्षकों की स्थिति और छात्रों के फायदे के बीच संबंध की पुष्टि की गई है। इस नई रिपोर्ट में पहली बार यह बताने की कोशिश की गई है कि क्यों अंतर्निहित शिक्षक दर्जा अलग अलग देशों में भिन्न है। इसमें पाया गया कि अमीर देशों में शिक्षकों का दर्जा कहीं बेहतर है, जो ज्यादा सार्वजनिक धन को शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6ठा। ध्यान रखिएगा, 35 देशों का सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतवंशी वैवल रामकलावन हिंद महासागर में स्थित कौन से द्वीपीय देश के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी सेशल्स। देखिए, भारतवंशी वैवल रामकलावन हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं। 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। कोरोना महामारी से ध्वस्त हो चुकी पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। रामकलावन की जड़ें बिहार से जुड़ी है, वो पादरी भी रह चुके हैं। रामकलावन को 54% मत मिले हैं। उन्होंने डैनी फारे को मात दी है। निवर्तमान राष्ट्रपति फारे को सिर्फ 43% मत ही हासिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। वैसे रामकलावन या फारे ने चुनाव नतीजों पर कुछ नहीं कहा है। पादरी रहे रामकलावन धर्म से राजनीति के क्षेत्र में आए हैं।
सेशल्स में है जो 1977 के बाद पहली बार विपक्ष का कोई नेता राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है। फारे की यूनाइटेड सेशल्स पार्टी पिछले 43 साल से सत्ता में थी। रामकलावन की पार्टी का नाम यूनियन डेमोक्रेटिक सेसिलिया पार्टी है। रामकलावन ने फारे के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। आमतौर पर अफ्रीकी देशों में सत्ता का हस्तांतरण सामान्य तरीके से नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेशल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समतल मैदान, रेतीले क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्र पर आसानी से टैंक उतारने के लिए 16 टन वजन वाला हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम का विकास कौन से भारतीय संस्थान द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी रक्षा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। देखिए, दुनिया में कामयाबी का डंका बजाने के लिए आत्मनिर्भर भारत नीति नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन की साकार करने में जुटा है। समतल मैदान हो या रेतीला और दुर्गम क्षेत्र, यहाँ अब आसानी से टैंक को उतारा जा सकता है। इसके लिए 16 टन वजन तक वाला हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके कई सफल ट्रायल हो चुके हैं। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने 10 साल पूर्व 3 टन वजन तक का हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया था। वर्तमान में सेना में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 1.5 साल पूर्व 7 टन वजन वाले हैवी ड्राफ्ट सिस्टम पर काम शुरू हुआ। हाल ही में मलपुरा ड्राफ्टिंग जोन में सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इन सब के बीच ADRDE एक और हैवी ड्राफ्ट सिस्टम बना रहा है। यह 16 टन वजन की क्षमता वाला होगा। अब तक इसके कई सफल ट्रायल हो चुके हैं। 3 से 5 पैराशूट का अच्छा गुच्छा इसमें होता है, जिसके साथ टैंक का बांध दिया गया जाता है। इसको IL-76 विमान से 4000 मीटर की ऊंचाई से ड्राफ्ट कर दिया जाता है। ADRDE ने हैवी ड्राफ्ट सिस्टम को विकसित करने में स्वदेशी मटेरियल का इस्तेमाल किया है। इसमें उन्नत किस्म की लाइनॉन सहित अन्य मटेरियल शामिल हैं। ADRDE गगनयान के लिए पैराशूट विकसित कर रहा है। गगनयान को समुद्र से उतारा जाएगा। इसके अलावा ADRDE ने एरोस्पेस भी विकसित किया है। इसमें भारतीय सीमा पर चौकसी आसानी से की जा सकेगी। हाल ही में उड़ीसा के तट के पास हुए मिसाइल के परीक्षण में ADRDE के पैराशूट का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निर्माण कार्य संपन्न हुए जानकी सेतु उत्तराखंड राज्य के कौन से क्षेत्रों को जोड़ेगी? ऑप्शन ए हल्द्वानी और पौड़ी, ऑप्शन बी मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम, ऑप्शन सी चमोली और नैनीताल, ऑप्शन डी रुद्रपुर और अल्मोड़ा। देखिए, तीर्थ नगरी में मुनिकीरेती व स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित जानकी सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने पुल की टेस्टिंग के पश्चात शेष बचे कार्यों को भी पूरा कर दिया है। हालांकि अभी पुल को खोलने का दिन निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि राज्य स्थापना दिवस पर तीर्थ नगरी को जानकी सेतु की सौगात मिल जाएगी। गंगा नदी पर मुनिकीरेती यानी कैलाश गेट व स्वर्गाश्रम यानी वेद निकेतन के बीच जानकी सेतु का सपना वर्ष 2006 में झूला पुल के रूप में देखा गया था। यह तब इस झूला पुल के निर्माण में करीब 3 करोड़ की लागत आ रही थी। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी ने 4 लाख की टोकन मनी भी जारी कर दी थी, मगर कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ गया। बाद में भुवन चंद्र खंडुई सरकार ने जानकी सेतु को झूला पुल के बजाय 3 लेन ब्रिज के रूप में तैयार करने की मंजूरी दी और इसकी लागत भी 33 करोड़ रुपए जा पहुंची। वर्ष 2014 में 346 मीटर लंबे व 4 मीटर चौड़े इस 3 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे 31 मार्च 2016 तक पूरा होना था, मगर निर्माण एजेंसी ने रिवाइज बजट न मिलने पर काम रोक दिया, जिससे पुल फिर 2 वर्ष तक अधर से लटका रहा। दिसंबर 2018 में पुनर्डिजाइन बजट 48.8 करोड़ मंजूर करते हुए पुल का अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि कार्य करीब 1 वर्ष में से विलंब से पूरा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने एक चौक का नाम भारतीय कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए चेक गणराज्य, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी पोलैंड।
देखिए, हाल ही में पोलैंड के ब्रोकला शहर पर एक चौक का नाम कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। इस साल जुलाई में ब्रोकला विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंदी के दिवंगत कवि को श्रद्धांजलि दी थी और उनकी लोकप्रिय काव्य कृति मधुशाला का पाठ किया था। साल 2019 में अमिताभ बच्चन पोलैंड गए थे, जहां उनके पिता को देश के सबसे पुराने चर्चा में से एक में सम्मानित किया गया था। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी वो थी मधुशाला। मधुशाला लिख देते, ठीक है, मधुशाला। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हुई थी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन में कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खगोलीय अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी कौन से आकाशगंगा से टकराएगी? ऑप्शन ए एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी ओमेगा सेंचुरी, ऑप्शन सी सेंटोरस, ऑप्शन डी IC 1101। देखिए, पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे का भविष्य यह है कि वो अपनी पड़ोस की आकाशगंगा देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं, से टकराएगी। इसके बाद एक नई आकाशगंगा आकार लेगी। हालांकि अभी टकराने का समय वो वर्ष तय नहीं है, लेकिन अभी तक हुए खगोलीय अध्ययन बताते हैं कि यह घटना करोड़ों वर्ष बाद होगी। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल यानी एरिस की देवस्थल में स्थापित विशाल दूरबीन सुदूर अंतरिक्ष के सुपरमेसिव स्टार्स यानी बड़े तारों के अलावा आकाशगंगाओं पर नजर रखे हुए हैं। एरिस के खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार सुदूर अंतरिक्ष के विशाल तारों के सतह अध्ययन से ही ऐसे रहस्य उजागर होंगे। शशि भूषण पांडे कहते हैं कि सुदूर अंतरिक्ष के विशाल तारों के अध्ययन के लिए देवस्थल में स्थापित 3.6 मीटर की ऑप्टिकल दूरबीन काफी कारगर है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित भविष्य है। इसमें हमारी अपनी आकाशगंगाएं मंदाकिनी भी शामिल है। इंसान के जीवन की तरह ही पृथ्वी, सौरमंडल व आकाशगंगाओं का भी एक आयु होती है, लेकिन तारों से लदी आकाशगंगाओं का जीवन अरबों साल का होता है। दुनिया के तमाम खगोल विज्ञानी आकाशगंगाओं पर अनेक अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें यही निष्कर्ष निकला है कि मंदाकिनी करोड़ों साल बाद अपनी पड़ोस की देवयानी आकाशगंगा से टकराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा नाम है वो देवयानी है, ठीक है, देवयानी। दोनों आकाशगंगाओं में असंख्य ग्रह और अरबों तारे हैं। यह सभी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। इनके आपस में टकराने के बाद पुनः एक नई आकाशगंगा का निर्माण होगा। एरिस की देवस्थल स्थित उच्च क्षमता की दूरबीन अंतरिक्ष में इन्हीं रहस्य को जानने के लिए बनी हुई है। वर्तमान में इस दूरबीन के जरिए तारों में होने वाले परिवर्तन का ऑब्जर्वेशन चल रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो एंड्रोमेडा है यानी देवयानी है, ये मिल्की वे का सबसे करीबी आकाशगंगा है, ठीक है। यहाँ पे एक आया है IC 1101, ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आकाशगंगा है, सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रोमेडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगी। यह योजना 1 नवंबर से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह जानकारी दी है। योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गई है। किसी भी राज्य द्वारा यह पहली ऐसी पहल है
है जो किसानों को राहत और सहायता प्रदान करेगी। सरकारी विज्ञप्तियों के मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि सब्जियों का आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत में 20% अधिक होगी। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और आधार मूल्य उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार सैटेलाइट को कौन से वर्ष तक लॉन्च किए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2021। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार सैटेलाइट 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। दोनों देशों ने इस संयुक्त मिशन के लिए 2014 में समझौता किया था। 2014 में समझौता किया था। 2+2 वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन को साझा करने का फैसला भी किया है, जिससे सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष वातावरण की परिस्थितियां बनाने का प्रयास बढ़ाए जा सकेंगे। दोनों देशों की ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के सहयोग से जुड़े सहमति पत्र की अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। यह हरियाणा के एक शोध एवं विकास संस्थान है। अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के जल्द से जल्द प्रवेश के लिए अपना मजबूत समर्थन जारी करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिससे कम लागत में खट्टे रसदार फलों और उनके छिलकों जैसे कृषि संसाधनों का इस्तेमाल कर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा कैफीन और एंटी एजिंग यानी उम्र वृद्धि रोधी यौगिक तैयार किया जा सकेगा? ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कम लागत में खट्टे रसदार फलों और उनके छिलकों जैसे कृषि संसाधनों का इस्तेमाल कर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा यानी कैफीन और एंटी एजिंग यानी उम्र वृद्धि रोधी यौगिक तैयार किया जा सकेगा। IIT गुवाहाटी के पर्यावरण केंद्र के प्रमुख और रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मिहिर कुमार पुरकेत ने एमटेक के छात्र VL धाड़गे के साथ मिलकर इस तकनीक का विकास किया है। इसमें किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुरकेत ने बताया कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवाएं और एंटी एजिंग यौगिक एंजाइम शारीरिक प्रक्रियाओं का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है। चिकित्सीय प्रयोगों के कारण उम्र वृद्धि के प्रतिकूल यौगिक को दवा उद्योग में काफी लोकप्रियता मिली है। ये कम मात्रा में बांस की पत्तियों, अंगूर, सेब और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भी पाए जाते हैं। प्रोफेसर ने बताया कि जो तकनीक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है वे विभिन्न महंगे बायोसॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, आइसिटोनाइट्रल आदि का प्रयोग करते हैं और इस कारण इन दवा सामग्रियों की कीमत ज्यादा होती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की कीमत ज्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा, हमने जो तकनीक विकसित की है उसमें महंगे बायोसॉल्वेंट की जरूरत नहीं है और इसमें केवल पानी का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए प्रक्रिया की लागत एवं दवाओं की कीमत वर्तमान तकनीक की तुलना में काफी कम होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।